हेलो। मैं अतर 7 महीने बाद मैं अपनी एक नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता ये इस वीडियो के ऊपर क्या ट्रैक्शन आएगी। पर मैंने कभी वीडियो ट्रैक्शन के लिए बनाई भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपना एक नज़रिया दुनिया में पेश करने के लिए बनाया था। और मैंने कहा इससे बेहतर मुद्दा कौन सा हो सकता है इस वक्त डिस्कस करने के लिए, जो अभी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो है ईरान और अमेरिका का मसला। अब ईरान और अमेरिका का मसला इतना पेचीदा है इस वक्त, जो कि आप आम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। मॉडर्न डे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क़याम में आया 1776, जुलाई कोड 1776। और इनिशियली वो एक काफ़ी छोटी कॉलोनी थी जो काफ़ी रैपिडली एक्सपेंड करी, और दूसरी जंग अजीम तक इट वाज अ फेयरली एवरेज कंट्री। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमेरिका को पावर मिला, उस इकोनॉमिकल बूस्ट मिला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, जब इंटायर यूरोप में अपना सारा का सारा असलहा अमेरिका से ख़रीदा। उस परचेज के अंदर जितना बूस्ट अमेरिकन इकोनॉमी को मिला था, उतना आई थिंक कि उसकी हिस्ट्री में इतना ज़्यादा बूस्ट सो किसी और पीरियड में नहीं मिला, जिस वजह से उसने अपना एक सुपर पावर स्टेटस क्लेम करने में अपनी महारत रखी। उसी दौरान एक और सुपर पावर भी हमारे पास में नज़र आई थी, वो थी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की सुपर पावर। लेकिन सोवियत यूनियन की उठने में और अमेरिका के उठने में बहुत वाज़ेह फ़र्क। सोवियत यूनियन जो आपकी उठी है और एक सुपर पावर बनी है, वो इसलिए नहीं बनी कि उसने सबसे ज़्यादा हथियार बेचे थे या सबसे ज़्यादा बिजनेस किया था जंग के दौरान, लेकिन जंग के दौरान उनको इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट करना पड़ा कि स्पेशली अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, के जिसके पेश नज़र वो एक इक्वल फुटिंग पे अपनी पावर रखने रहे। यहाँ पे मसला इकोनॉमिक नहीं था, रिलीजियस नहीं था इस तरफ वाला गोरा, उस तरफ वाला गोरा, अमरीकी भी गोरे थे, आपके रूसी भी गोरे थे। जो मसला था वो था नज़रियाती, और कोई बहुत पेकीना नज़रियाती भी नहीं, आपकी इकोनॉमिक नज़रियाती। किस तरीके से यूएसएसआर के अंदर की जो अवाम है उसने कम्युनिज्म को एक्सेप्ट किया आफ्टर द कॉल ऑफ ज़ार, जो कि सोवियत यूनियन के बादशाह हुआ हट, जिसके बाद जो सोवियत यूनियन में जो दो ग्रुप हुआ करते थे, क्योंकि सोवियत यूनियन में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की टीचिंग्स बहुत मशहूर थी रिलेटिवली टू द वेस्ट। वहाँ के लोगों ने चाहा कि हम लोग ना कि मगरिबी कैपिटलिस्ट निज़ाम अपनाएं, हमको एक दूसरा निज़ाम अपनाना है जो कि एक आम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। वो एक जो निज़ाम था वो कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म डिमांड्स हाई एफर्ट रेवोल्यूशन, और उस तक पहुँचने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जो कार्ल मार्क्स ने भी आपको बताया था। और उस ट्रांजिशनरी पीरियड का नाम सोशलिज्म है। और आज के ज़माने में भी कई सारी सोशलिस्ट और सेमी सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं जो इस निज़ाम के ऊपर आई और उसी को उन्होंने अपना पिंजन निज़ाम बना लिया, क्योंकि अपने आप पे ये भी काफ़ी इट इज़ सेमी स्टेबल सिस्टम इन इटसेल्फ। अमेरिका की जो ग्लोबल हेजेमनी थी वो थ्रेटन होती थी कम्युनिज्म से, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर कम्युनिज्म जो स्ट्रक्चर फॉलो करती है वो कैपिटलिस्ट आइडिया के बिल्कुल बाहर है। यहाँ पे मैं एक बड़ी दिलचस्प बात करने लगा है। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे कैपिटलिस्ट मुल्क कंसिडर किया जाता है, आई वुड आर्ग्यू अमेरिका इज़ नॉट कैपिटलिस्ट। अगर अमेरिका कैपिटलिस्ट होता तो अमेरिका में एक गवर्नमेंटल सेक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी गवर्नमेंट हो जो यूनाइटेड स्टेट्स जितनी स्ट्रॉन्ग है। और दिस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी सोशलिस्ट थिंग दैट अमेरिका हैज़ अडेप्टेड। अमेरिका एक सेमी सोशलिस्ट सेमी कैपिटलिस्ट कंट्री, नॉट इन लिटरल सेंस, लेकिन उसने एक सिस्टम का एक मिश मैश बनाया। तो जब दो नज़रियाती कुव्वतें आमने सामने आती हैं, जैसे कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सोशलिज्म का एक जो एक कॉम्बिनेशन था,
और सोवियट्स का सोशलिज्म कम्युनिज्म का एक कॉम्बिनेशन का, तो वहाँ पे एक नज़रियाती जंग शुरू होती है जो कि 1991 में अमेरिका जीत जाता है, जिसको हम सर्द जंग या कोल्ड वॉर भी कहते थे। इसका पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है और कई सारे ममालिक ऐसे भी थे जो आउटराइट बिल्कुल ही फेसलेस हो जाते हैं, जैसे यूएस, क्यूबा में से काफ़ी गोल्डन एग्जाम्पल है। लेकिन उसी दौरान हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब यूएस और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर चल रही थी, इन लोगों ने कभी एक दूसरे को आमने सामने कन्फ्रंट नहीं किया, लेकिन हमेशा इन लोगों ने दूसरे कंट्रीज एज अ प्रॉक्सी यूज किया। सबसे पहले जो सबसे पहले माइंड में आता है वो वियतनाम है, जिसके अंदर रूसियों ने अपना एक इन्फ्लुएंस कायम किया था और वहाँ पर कम्युनिज्म सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश करी गई थी। और अमेरिकियों ने जब ये देख के वहाँ पे जंग करी तो अमेरिकियों को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई थी, इन दैट सेंस कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए थे। वो था वहाँ के सिस्टम को चेंज करिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। उसकी बहुत सारी वजह है कि वियतनाम ने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज़ करी थी, और दैट इज़ इनएविटेबल व्हेन यू ट्राई टू इन्वेड अ फॉरेन नेशन ऑन देयर होम टर्फ व्हेन यू आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे ऑन योर होम। और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल यूएसएसआर की तरफ से अफगानिस्तान है। जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने इन्वाइट करने की कोशिश करी थी, सब भी बहुत गंदी शिकस्त दी थी, नॉट बिकॉज के यूएसएसआर अफगानिस्तान से कमज़ोर था, बल्कि इसलिए कि यूएसएसआर जिन लोगों से फाइट कर रहा था उनकी ज़मीन पा के कर रहा था और वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया। लेकिन ईरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है यहाँ पे, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जो नेचुरली एक प्रो वेस्टर्न कंट्री था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर टर्न होती है, और डेमोक्रेटिक कंट्री भी। लेकिन कुछ दौरान जब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ग्रेट ब्रिटेन की एम्पायर ख़त्म होती है दुनिया में, और जब कंट्रीज़ उनके अपने एसेट्स को वापस रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं, उनमें से ईरान भी होता है। ईरान जब अपने एसेट्स रिक्लेम करता है, प्राइमरली ईरान की अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस फील्ड्स, और उसको नेशनलाइज करता है ताकि वो अपने लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचा सके, यूके यूएस को प्रेशर करता है कि हमें ये फील्ड्स हमें चाहिए। और जब ईरान इस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है, तो क्या वो भी सी बात है, तो यूएस फोर्स करता है एक रिजीम है ईरान के अंदर, और वहाँ के पहलवीज की हुकूमत को इम्पोज कर देता है। और पहलवीज आते साही 40% अपनी सारी नेचुरल रिसोर्सेज वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैंड ओवर कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये एक नेचुरल अप्रोर उठाता है कंट्री के अंदर, और जो 20 साल की हुकूमत पहलवी चली थी वो इंतहाई दर्दनाक थी, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही ब्रूटल रेजिम के साथ उस मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, जब आपको कोई और रास्ता नहीं दिखता तो जो भी रास्ता आपको नज़र आता है वही आपको सुनहरा रास्ता नज़र आ रहा होता है। यही हिसाब का कुछ आयतुल्लाह ख़ुमैनी का, जब वो ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं तो लोग उनके पीछे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि इनके अलावा कोई और ऐसा था नहीं जो रेवोल्यूशन ला सके। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो ये कि ख़ुमैनी एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लेकर अपनी हुकूमत लेकर आना चाह रहे थे। एक डिफरेंस इज कि चाइना और यूएस आपस में इस वक्त फ्रेंड्स किसी एंगल्स का नहीं है, एलाइज किसी एंगल्स का नहीं है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल एनिमीज नहीं है। इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज हैं वो अपने आप में इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कि दोनों को एक दूसरे के एक्सिस्टेंस से थ्रेट हो। ईरान इन दी अदर हैंड आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन जिन आइडियोलॉजीज को लेकर आता है हमारे इस फेयर में ग्लोबल लेवल पे, वो चीज़ आइडियोलॉजिकली इतनी डिफरेंट होती है, नॉट जस्ट फ्रॉम यूएस बट ऑल्सो फ्रॉम यूएसएसआर एंड एवरीवन एल्स अराउंड द रीजन, कि this become less of a financial war or a war for resources or war for territory. It becomes more of a war of ideologies all over again. अगर आज के ज़माने में अक्सर लोग बोलते हैं कि यूएस वर्सेस चाइना ऐसा ही है जैसे यूएस वर्सेस रशिया था, लेकिन आई डिसएग्री। आई से कि इस वक्त यूएस वर्सेस ईरान है वो मच मोर ऑन अ सेम नोट देन यूएस वर्सेस यूएसएसआर, क्योंकि US versus USSR was an ideological battle and US versus Iran is an ideological battle. Here's a
एसिमेट्री, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ईरान मिलिटरीली बहुत वीक है कंपेयर टू यूएस, लेकिन जो वॉर ऑफ एट्रिशन है वो आइडियोलॉजिकल है रेदर देन लिटरल। एक और पॉइंट जो मैं करना चाहता हूँ, जो रिसेंट जंगों में अभी जो जंग चल रही है इसके अंदर हुआ है, और अक्सर ये क्लेम किया जाता है ऑल दो कि यूएस काफ़ी बैकफुट आ गया है और वो अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं कर पा रहा, और अक्सर लोग ये बोल रहे हैं कि ईरान ये जंग जीत गया है, जो कि अगर हम लिटरल सेंस में देखें ईरान जीत गया है उसी से जैसे अफगानिस्तान जीता है उसी कैसे जैसे वियतनाम जीता है कि उन्होंने अमेरिका को उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने नहीं दिए। लेकिन अगर आप बात करें अचीवमेंट्स की, तो ईरान ने जितना कुछ खोया इस जंग में उतना आई डोंट थिंक कि किसी और नेशन ने खोया होगा। जंग के पहले दिन वो अपने सुप्रीम लीडर को खो देते हैं, साथ में अपने सारे हेड कमांडर्स को खो देते हैं, मोस्ट ऑफ देयर ऑयल फील्ड्स आर डिस्ट्रॉयड, मोस्ट ऑफ देयर ओवरऑल मिलिट्री इज डिस्ट्रॉयड। आपके मेजोरिटी जितने भी के वेपन स्टॉक पाइल्स आपके वो तबाह कर दिए गए, या तो आपके डिप्लीट हो गए, आपने यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे जो मेन मसला आता है वो ये है कि इट्स नॉट ईरान वर्सेस यूएस, एट लीस्ट नॉट नाउ, इट इज़ ईरान, entirety of Iran versus Israel, entire Middle East and two of the United States aircraft carrier। तो इस वक्त जो चीज़ भी मिडल ईस्ट को और इसराइल को डिफेंड कर रही है वो अपने आप के नहीं, इसराइल की आर्मी अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना कि मिडल ईस्टर्न इसी कंट्रीज़ की हैं। तो इस वक्त जो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यूएस जेरल्ड एंड लिटन, ये दो वो कैरियर्स हैं जो ओवरऑल पूरे के पूरे रीजन को, जो उसके वो यूएस रीजन है उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और ईरान के अगेंस्ट रिटेलिएट कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी एक्शंस हुए हैं वो सिर्फ दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के द्वारा लिए गए हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस ओवरऑल सिनेरियो पर समझने के लिए, कि अगर यूएस अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाता तो क्या होगा। वेल, मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप इम्पीच कर दिया जाएगा, ट्रंप को निकाल दिया जाएगा ऑफिस से, ओवल ऑफिस से। सेकेंडली, जो यूएस के अंदर डिवाइड है वो ग्रेटर होगा। और तीसरी चीज़ जो है, चाइना विल बी द नेट विनर ऑफ दिस एंटायर ऑर्डील, क्योंकि अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो चूँकि ईरान के पास इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बस है, ईरान के पास मोस्टली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके पास जो वाहिद ऑप्शन रह जाएगा वो चाइना के साथ डील करके इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस बहाल करने का होगा, जिसके लिए उनको लोन लेना पड़ेगा। और ऑब्वियसली दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका मतलब कि चाइना मोस्ट ऑफ देयर ऑयल फील्ड्स और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी टेक ओवर करने की सलाहियत रखता होगा। दिस आर जस्ट माई अजम्पशन, ऑब्वियस क्रिएशन चीज़ें दूसरे तरीके से भी हो सकती हैं। जीसीसी कंट्रीज़ भरोसा यूएस से काफ़ी कम हो जाएगा अगर यूएस इस चीज़ को बैक ऑफ करता है। और तीसरी चीज़ ये कि रशिया का जो इस वक्त एडवांटेज चल रहा है, क्योंकि इस वक्त तब तक जंग चल रही है, इस वक्त जंग के दौरान जो नेट विनर है वो रशिया है, और जंग के बाद जो नेट विनर होगा वो चाइना होगा अगर जंग इराक के फेवर में ख़त्म होती है। अगर यूएस के फेवर में ये जंग ख़त्म होती है तो सबसे बड़ा जो लूज़र होगा इस पूरी हुई जंग में वो चाइना होगा। ईरान इज़ नॉट इन द इक्वेशन इन लिटरल सेंस, क्योंकि ईरान अपने नहीं जीत रहा है, नहीं हार रहा है, मोस्टली वो आइडियोलॉजिकली जीत रहा है, वैसे लिटरली हार रहा है। तो अगर वो ईरान जीते या हारे इट डजेंट मैटर, क्योंकि ईरान का जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसको यूएस को हराना है। ये मतलब उसका ये मकसद नहीं है कि उसको सर्वाइव करे। आफ्टर एवरीथिंग, अगर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टेक ओवर करता है तो देन वी विल सी अ राइज ऑफ न्यू एरा, जहाँ पे युआन विल बी द मेन प्राइमरी करेंसी इन विच ग्लोबल ट्रेड्स स्टार्ट हैपनिंग। Obviously, US is not going to let that slide that easily, but confronting China is much more difficult than confronting Iran. और जहाँ तक हम देख रहे हैं ईरान के साथ US स्ट्रगल कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि चाइना इज एनी डेंजर राइट नाउ। और सेकेंडली, जो अभी रिसेंट न्यूज़ हमारे पास जो अभी आ रही है वो ये है कि रशिया इस वक्त कुछ ऑफर्स ऐसी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, क्या अगर वो ट्रू है तो रशिया के ऊपर से उसके ऑलमोस्ट सारे एलाइज का ट्रस्ट टूट जाएगा। वही बेसिकली ये डील है कि रशिया इज़ विलिंग टू ट्रेड ईरान फॉर यूक्रेन।
कि अगर अमेरिका यूक्रेन की सपोर्ट छोड़ता है तो वो लोग ईरान की सपोर्ट छोड़ देंगे और वो खाली छोड़ देंगे ईरान के ऊपर टेक ओवर करने का, अगर वो यूक्रेन के ऊपर टेक ओवर करने के लिए रूम खाली छोड़ने की इजाज़त देता है। थर्ड, हम शायद तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो नोट कर रहे हैं वो है साउथ चाइना सी के अंदर चाइनीज़ एग्रेशन, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो लोग ताइवान को क्लेम करने के लिए कुछ मनूवर्स कर रहे हैं। नोट दैट कि वो कल जाके ताइवान को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन वो अपनी एक डोमिनेंस शो कर रहे हैं कि ये रीजन हमारा है, हम यहाँ पे से ऑपरेट कर सकते हैं। इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि अभी आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन जैसा कि हर पूरी वीडियो का जो समरी है वो है कि इस वक्त जो हमारे पास जंग हमारे सामने है वो एक नज़रियाती जंग है, ना कि वो कोई रिसोर्सेज की चीज़ें की। ऑब्वियसली मध्य जंग के अंदर रिसोर्सेज टेक ओवर की जाती है, सब चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे प्रेजेंट हमारे सामने है वो एक नज़रियाती जंग है और इसमें हारने वाली साइड एक ही है, या तो कम हारेगी या तो वो ज़्यादा हारेगी, है वो है अमेरिका। और इसकी मेन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सेग्रीगेशन यूनाइटेड स्टेट्स के अपने अंदर हुआ हो। एक्सटर्नल फोर्स कभी भी सुपर पावर को हार्म नहीं करता, हमेशा इंटरनल फोर्स। जब यूएसएसआर अपनी पावर से गिरा था कब उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स ने नहीं गिराया था, उसके इंटरनल डिफिकल्टीज की वजह से वो क्रैश किया था, और जिस वजह से वो क्रैश किया था उसके पास कोई जवाब देना वो किसी और कंट्री को ब्लेम कर सके। क्या अब हम उसी दिन से 14 साल 35 साल बाद हम वही चीज़ अभी यूएस के साथ होते हुए देखें? मे बी नॉट, ओनली टाइम विल टेल। और हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे जो भी होता है कलेक्टिवली इंसानों के लिए वो मुस्बत साबित हो और हम लोग उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से गो थ्रू कर सकें। अदर देन दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई नो कि मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड करी है और अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो अपलोड होती रहे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई ख़ास टॉपिक था नहीं, तो मैंने कहा ये और भी गाली दे स्पिन को हाथ कर सकते हैं। प्लीज़ drop a like, subscribe so that your opinion I would be like asking for them. So thank you very much.